नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून के बारे में, आफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। अक्सर ये कानून चर्चा में रहता है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके प्रोज, इसके कॉन्स, इसको हटाया जाना चाहिए नहीं, करंट स्टेटस क्या है, किन हालातों में इसे लाया गया था, इसका इतिहास क्या है और अभी किस राज्य ने इसे हटाया है रिसेंटली या कभी पहले हटाया है तो क्यों। इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आफ्स्पा के ऊपर एक वन एंड ओनली वीडियो अगर आपको देखना है तो आप इस वीडियो से अपना सारा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट रिसेंटली न्यूज़ में था बिकॉज नागालैंड में 2 हफ्ते पहले एक घटना हुई थी जहां पर आर्मी ने कुछ लोगों पर गोलियां चलाई और वो सिविलियंस थे, तो वो मारे गए एंड सिविलियन डेथ्स के कारण काफ़ी हंगामा हुआ था, लोग नाराज हैं। 12 दिसंबर को नागालैंड के एक मंत्री ने यह भी बयान दिया था कि आर्मी आफ्स्पा का गलत इस्तेमाल कर रही है पिछले कई दशकों से और इसके कारण नागालैंड के लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। दे हैव सफर्ड अनटोल्ड मिजरीज एंड डिस्क्रिमिनेशन एट द हैंड्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज। कई लोगों के घर उजड़ गए हैं और उनकी ज़िंदगी खराब हो गई है आफ्स्पा के कारण। तो इसीलिए इस कानून को हटाया जाना चाहिए। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है या नहीं, इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इस लेक्चर का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्टर महिपाल राठौड़ सर सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा। इस रविवार यानी कि 19 दिसंबर को अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट आयोजित हो रहा है। कॉम्बैट में हर संडे आपके पास ये चांस रहता है कि आप क्वेश्चंस को आंसर करके स्कॉलरशिप्स जीत सकें, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस को अवेल कर सकें। लेकिन इस कॉम्बैट में आपको अट्रैक्टिव प्राइजेस जीतने का भी सुनहरा अवसर है। आईपैड, लैपटॉप, किंडल, फिटबिट एटसेट्रा, कई सारे प्राइजेस हैं केवल पार्टिसिपेशन पर भी। तो अगर आप टॉप रैंक्स नहीं भी लाते हैं देन ऑल्सो यू स्टैंड अ चांस टू विन दीज अट्रैक्टिव प्राइजेस। सो डू टेक पार्ट इन कॉम्बैट दिस संडे। 11 बजे रविवार को होता है। नीचे लिंक आपको मिल जाएगा पहले कमेंट में, और अगर आपसे अनलॉक कोड वहां मांगा जाए तो यू कैन यूज द कोड महिपाल टू अनलॉक दिस। इट्स अ फ्री इनिशिएटिव, यहां पर आपको कोई चार्जेस इसके नहीं है। आफ्स्पा होता क्या है? आफ्स्पा का फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ये कानून किन परिस्थितियों में लाया गया था ये समझना काफी जरूरी है। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, कई जगह बंटवारे के कारण दंगे हो रहे थे। इन पार्टीशन राइट्स में सरकार के द्वारा कुछ अध्यादेश लाए गए ताकि इस हालात को कंट्रोल में लाया जा सके। अध्यादेश या ऑर्डिनेंस एक ऐसा कानून लाने का तरीका है जिसमें सरकार डायरेक्टली कानून ले आती है, पार्लियामेंट से बाद में अप्रूवल लिया जाता है। तो सबसे पहले बंगाल डिस्टर्ब्ड एरियाज स्पेशल पावर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑर्डिनेंस पास किया गया और इसी प्रकार से बंगाल के बाद अन्य राज्यों में असम, ईस्ट पंजाब और दिल्ली में भी, यूनाइटेड प्रोविंसेस में भी ये कानून लाए गए। तो आप देख रहे हैं मोस्टली ये सभी वो राज्य हैं जहां पर आबादी का माइग्रेशन हुआ था। यहाँ से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया में जो आबादी आई थी उनकी मिक्सिंग यहाँ पर हो रही थी, बॉर्डर एरियाज थे। तो इन क्षेत्रों में दंगों को कंट्रोल करने के लिए ये स्पेशल कानून लाया गया था। इन ऑर्डिनेंस को एक कॉमन कानून के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। तो 47 में ऑर्डिनेंस था, 48 में सरकार ने कानून पास कर दिया, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1948। तो आफ्स्पा ओरिजिनली 1948 से लागू है, लेकिन एक अलग फॉर्म में उसे बाद में 1958 में भी लाया गया था। ओरिजिनल आफ्स्पा को लाया गया था केवल 1 साल के लिए। सरकार ने कहा था कि 1 साल तक ये कानून लागू रहेगा, लेकिन इसे कंटिन्यूसली आगे बढ़ाते गए और 1957 में जाकर इसे फाइनली रिपील किया जाता है। लेकिन उसके तुरंत बाद मई 1958 में सरकार के द्वारा, या टू बी स्पेसिफिक राष्ट्रपति के द्वारा, एक नया आफ्स्पा जैसा कानून लाया जाता है असम और मणिपुर राज्यों के लिए, आर्म्ड फोर्सेस असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस। तो ये ऑर्डिनेंस है, अगेन एक्ट बाद में आया, ऑर्डिनेंस पहले आया, तो कुछ ही महीनों के बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आ जाता है। तो असम और मणिपुर की स्थिति अलग थी। ओरिजिनली आफ्स्पा को लाने का रीजन था पार्टीशन राइट्स, लेकिन ये जो 1958 वाला आफ्स्पा है विच इज लाइक आफ्स्पा 2.0, लिख मत देना कहीं आंसर में 2.0, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये इसका एक नया वर्जन है। तो इस नए आफ्स्पा को लाया गया था बिकॉज ऑफ द कंडीशंस ऑफ असम। अब असम राज्य उस समय आज के असम जैसा नहीं था, उसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम ये सभी शामिल था। एंड मणिपुर एक अलग स्टेट था, प्रिंसली स्टेट था, इसीलिए अलग था। तो इस पूरे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में अल्टीमेटली 2 राज्यों का मतलब यहां पर यही हो गया कि पूरा उत्तर पूर्व भारत इस कानून के दायरे में आता था। और जैसे जैसे नए राज्य बनते गए असम से अलग होकर, इन राज्यों में भी ये सेम कानून लागू होता गया। तो इस क्षेत्र के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि कई जगह इंसर्जेंसी थी। नागालैंड जैसे क्षेत्रों में अलग देश बनाने की, नागालैंड बनाने की डिमांड काफ़ी ज़ोरों से आगे बढ़ रही थी। तो ऐसे हालात में इस इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये कानून लाया था। इसके अंदर स्पेशल पावर क्या मिलते हैं? नाम में स्पेशल पावर्स है, तो आइए उन पावर्स को देख लेते हैं। तो ये एक्ट सबसे पहले राज्य के राज्यपाल को, गवर्नर को या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी को या केंद्र सरकार, तीनों को
ये पावर देता है कि आप किसी भी राज्य के किसी क्षेत्र को नोटिफाई कर दें। नोटिफाई करने का मतलब है कि पब्लिकली आप बता दें कि ये वाला क्षेत्र डिस्टर्ब्ड एरिया है। डिस्टर्ब्ड एरिया का मतलब है कि यहाँ पर अशांति फैली हुई है। दिस इज अ एरिया जहाँ पर कुछ इश्यूज हैं लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, जिसमें सीरियस लॉ एंड ऑर्डर इशू है। अशांत एरिया का, डिस्टर्ब्ड एरिया का मीनिंग ही बेसिकली ये है कि वहां पर या तो कोई आर्म्ड इंसर्जेंसी चल रही है, हथियार उठाकर कोई देश से अलग होने का की बात कर रहा है। लेकिन ये सारी डिटेल्स कानून में नहीं है। कानून में बेसिकली ये लिखा हुआ है कि डिस्टर्ब्ड एरिया अगर किसी टेरिटरी को नोटिफाई कर दिया जाता है, किसके द्वारा? गवर्नर, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर या केंद्र सरकार, तीनों के पास ये पावर है, तो फिर वो एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफाइड होगा और उसमें कुछ स्पेशल कानून लागू होगा। If they consider that the condition in such areas is so dangerous or disturbed that the use of armed forces is necessary in aid of civil power। इसका मतलब ये कि अगर केंद्र सरकार चाहे या गवर्नर के माध्यम से भी ये काम करवा सकती है। अगर नोटिफाइड किसी क्षेत्र को घोषित कर दिया जाता है तो वहां पर आर्मी और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर्स मिल जाएंगे जो नॉर्मल पुलिस को या सिविलियन पुलिस को अवेलेबल होते हैं। तो जो सिविल पावर्स अवेलेबल होते हैं उससे ज्यादा एक्स्ट्रा पावर्स यहां पर दे दिए जाते हैं। तो वो पावर क्या है? एनी ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्स मे फायर अपॉन और यूज फोर्स इवन टू द पॉइंट ऑफ कॉजिंग डेथ अगेंस्ट एनी पर्सन इन मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर। यानी कि शांति बनाए रखने के लिए कोई भी सैनिक किसी भी व्यक्ति पर कितना भी बल प्रयोग कर सकता है। इस बल प्रयोग में अगर सामने वाले व्यक्ति की मौत भी हो जाती है तो भी वो वाजिब होगा, तो भी वो लीगली ओके होगा। तो एनी ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस किसी पर भी फायर कर सकता है। लेकिन क्या किसी रैंडम व्यक्ति पे गोलियां चलाई जा सकती है? जी नहीं। उसके लिए भी आफ्सपा स्पष्ट रूप से कहता है कि पहले आपको चेतावनी देनी होगी जिस पर आप गोली चलाने वाले हैं, जिस पर बल का प्रयोग करने वाले हैं। दूसरा, सामने वाला व्यक्ति कानून तोड़ रहा हो, यह जरूरी है। ही और शी इज कॉन्ट्रावीनिंग एनी लॉ। दूसरा सिनेरियो, अगर सामने वाला व्यक्ति भीड़ इकट्ठी कर रहा है, मोर देन 5 पीपल आर गेटिंग असेंबल्ड, तो उसे रोकने के लिए भी इस प्रकार का बल का प्रयोग किया जा सकता है। एंड फाइनली, सामने वाला व्यक्ति यानी कि जिस पर भी बल का प्रयोग होगा, अगर वो हथियार लेकर चलता हुआ पाया जाता है, फायर आर्म्स या एम्यूनिशन, असला बारूद है उसके पास, तो उस पर गोली चलाई जा सकती है या फिर जो भी नेसेसरी फोर्स आर्मी या पैरामिलिट्री के पर्सनल को लगता है वो उस प्रकार का बल का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी को बंदूक दिखाने से कोई अपना हथियार नीचे फेंक देता है, देन इट इज ओके। अब अगर कोई आप पर गोली चलाता है तो आप भी उस पर सामने से गोली चला सकते हैं। लेकिन ये कब गोली चलानी है, कितना बल प्रयोग करना है, दिस हैज बीन लेफ्ट टू द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। तो ये तय करने वाला कौन है? आर्मी का सैनिक या ऑफिसर जो भी वहां पर मौजूद है। तो पहली इंपॉर्टेंट शक्ति तो यही है कि आप किसी पर भी बल प्रयोग कर सकते हैं जितना आपको ठीक लगे। दूसरा, आर्मी के पास यहां स्पेशल पावर आ जाता है कि आप किसी भी घर को, किसी भी फैक्ट्री, एनी प्रेमाइसेस, कहीं पर भी आप एंटर होकर सर्च कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट। तो आमतौर पर पुलिस को या किसी को भी आपके घर में आना है तो उसे वारंट चाहिए, एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, लेकिन यहाँ किसी वारंट की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को किडनैप करके बंदी बनाकर रखा गया है तो उसे छुड़ाने का अधिकार है। अगर किसी ने हथियार छुपा रखे हैं तो उसे जाकर बाहर निकालने का अधिकार है। आर्मी के पास यह भी अधिकार है कि कोई भी छिपने की जगह या फिर जहां पर हथियारों को डंप किया जा रहा है, हथियारों को छुपाया जा रहा है, या ऐसी कोई बिल्डिंग जिसको फोर्टिफाई किया गया है, मान लो कि उसे हमले के लिए तैयार किया गया है, जहां से कोई भी खड़ा होकर आप पर गोलियां बरसा सकता है, ऐसी किसी भी जगह को जाकर डिस्ट्रॉय करने का अधिकार है। और इसमें आर्म्स ट्रेनिंग कैंप्स भी शामिल है। मान लो आप कहीं जंगल में जा रहे हैं और आर्मी को नजर आता है कि यहाँ पर उग्रवादी या इंसर्जेंट्स हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे हैं और वो ट्रेनिंग कैंप उन्हें नजर आ जाता है, तो उसे तुरंत अटैक करके नेस्तनाबूद किया जा सकता है और उसमें जितनी भी फोर्स की आवश्यकता है वो फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आफ्सपा का, जिसको लेकर शुरुआत से एक इशू रहा है, वो ये कि अगर आर्मी के किसी सैनिक ने, ऑफिसर ने किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग किया है और मान लो कि गलत प्रयोग कर लिया है, तो भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी जा सकती। तो जैसे कि अभी हाल ही वाली घटना में आप देखेंगे कि नागालैंड में जिन लोगों पर गोलियां चलाई गई, पहले उनकी गाड़ी को रुकवाया गया था, गाड़ी रुकी नहीं तो डायरेक्टली गोलियां चला दी जाती है। तो जब गोलियां चलाई गई तो उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और वो सभी सिविलियंस थे, वो किसी भी आतंकवादी संगठन से नहीं जुड़े हुए थे। ऐसे में उन लोगों पर गोलियां चलाई, तो अब जिन ऑफिसर्स ने या जिन जवानों ने वो गोलियां चलाई है उन पर डायरेक्टली कोई केस नहीं हो सकता, उनके खिलाफ कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं करी जा सकती अनटिल एंड अनलेस केंद्र सरकार उसके लिए अनुमति दे। तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जाकर आप परमिशन लेकर आइए कि मुझे इन पर केस करना है, वो परमिशन मोस्टली नहीं मिलती है और इसीलिए आर्मी के पर्सनल के पास ये एक प्रकार की स्पेशल पावर आ जाती है कि आप बिना किसी डर के कोई भी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं।
यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है और एक बार किसी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन भी पूछा था कि मान लो कि कोई राज्य केंद्र से रिक्वेस्ट करता है कि हमारे राज्य में चुनाव हो रहे हैं और आप बीएसएफ और सीआरपीएफ को भेजिए, तो क्या ये भी आफ्स्पा के दायरे के अंदर आते हैं? नहीं। देखिए, वो नोटिफाइड एरिया नहीं है। जब किसी राज्य सरकार के द्वारा चुनाव में मदद के लिए पैरामिलिट्री को बुलाया जाता है तो ऐसे में वो आफ्स्पा के दायरे में नहीं आता है, तो वहां पे इनके पास ये पावर नहीं होगा कि जहां पर जिसको चाहे उस पर गोली चला दें या रोक दें। मतलब बल प्रयोग कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत सारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं अगर आपने गलत बल का प्रयोग किया तो। आफ्स्पा केवल उस एरिया में लागू होगा जिसे डिस्टर्ब्ड एरिया के रूप में सरकार ऑफिशियली नोटिफाई कर चुकी है। जब से आफ्स्पा आया है 1958 से, तब से ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये लागू रहा है। सो इट हैज़ बिन अप्रोक्सीमेटली 60 ईयर्स, 6 दशकों से लगभग पूरा उत्तर पूर्व भारत आफ्स्पा के एरिया में रहा है। और ऐसे में यहाँ पर आर्मी के पास स्पेशल पावर्स रहे हैं सिंस पास्ट 60 ईयर्स। वैसे डिस्टर्ब्ड एरिया केवल 6 महीने के लिए घोषित किया जाता है एट अ टाइम, लेकिन वो हर 6 महीने में सरकार उस नोटिफिकेशन को एक्सटेंड करती रहती है, तो ये 6 महीने का पीरियड जो है ये आगे से आगे बढ़ाया जाता है। एज ऑफ दिसंबर 2021 मैं आपको हर राज्य के अंदर आफ्स्पा के स्टेटस के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, असम राज्य में, पूरे राज्य में आफ्स्पा लागू है। आखिरी नोटिफिकेशन सरकार ने 28 अगस्त 2021 को निकाला था, यानी कि अभी 6 महीने के लिए है। वापस उसको रिन्यू कर दिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। नागालैंड के अंदर भी पूरे राज्य के अंदर डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया हुआ है। 30 जून को आखिरी नोटिफिकेशन आया था, तो मान के चलिए 30 दिसंबर तक नया नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। मणिपुर राज्य, उसमें पूरा राज्य है, केवल इम्फाल यानी कि कैपिटल के म्यूनिसिपल एरिया को छोड़कर पूरे राज्य में आफ्स्पा लागू है। और यहाँ पर 1 साल का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो दिसंबर 2020 में 1 साल के लिए आफ्स्पा लागू किया था। अब इसी महीने के अंत तक नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में डिस्टर्ब्ड एरिया पूरे राज्य में नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरिया जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तक लिमिटेड है, तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट्स, और कुछ पुलिस स्टेशन के एरिया जो असम से बॉर्डर करते हैं, नामसाई और महादेवपुर। तो अरुणाचल प्रदेश को आप स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर आफ्स्पा पूरे राज्य में लागू नहीं है। अब सवाल ये आता है कि क्या आफ्स्पा किसी राज्य से हटाया गया है, क्योंकि अभी तक आपने यही सुना कि आफ्स्पा लगातार चल रहा है, 60 ईयर्स प्लस हो चुके हैं। हाँ, कुछ राज्यों में इसे हटाया गया है, जैसे कि त्रिपुरा, मेघालय और पंजाब। तो देखिए, 2015 में त्रिपुरा में आफ्स्पा को हटा दिया गया, 97 में वहाँ लागू किया गया था, और उसके बाद त्रिपुरा की सरकार और पुलिस प्रशासन ने धीरे धीरे एक एक पुलिस स्टेशन को डीनोटिफाई किया। एक पुलिस थाने का एरिया जहाँ पर शांति है उसको डीनोटिफाई किया, फिर अगले साल के नोटिफिकेशन में कुछ और एरिया कम किया गया, तो ग्रेजुअली इसे हटाया गया है और फाइनली 2015 तक पूरे राज्य में ये हटा दिया गया था। और इसके लिए स्टेट कैबिनेट ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करी। तो यही तरीका होता है कि राज्य की जो सरकार होती है वो केंद्र को एक रिपोर्ट भेजती है और अपना इच्छा जाहिर करती है अपनी कि आप यहाँ से अब आफ्स्पा हटा सकते हैं। अगर केंद्र सरकार भी ओके कर देता है तो फिर आफ्स्पा को हटा दिया जाएगा। 2018 में मेघालय से भी आफ्स्पा को हटा दिया गया, 27 साल तक वहाँ लागू था, उसके बाद यहाँ से भी हटा दिया। अब केवल 20 किलोमीटर का एरिया जो असम के बॉर्डर के से लगता हुआ है वहाँ पर आफ्स्पा लागू है। सो बेसिकली असम बॉर्डर ऑफ मेघालय, वहाँ पर आफ्स्पा लागू है, उसके अलावा पूरे राज्य में आफ्स्पा नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो आफ्स्पा लागू है वो एक अलग कानून है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि आफ्स्पा सभी जगह एक ही कानून है, नहीं। जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग एक्ट लाया गया था 1990 में। उसके प्रावधान बिल्कुल सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बट इट इज कॉल्ड एज जम्मू कश्मीर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1990। इस कानून को 1990 में क्यों लाया गया था? क्योंकि उसी समय कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत हो रही थी और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था आतंकवाद। तो पूरे 1990s में कश्मीर की हालत काफ़ी ख़राब थी, हिंसा बहुत ज़्यादा हो रही थी, ऐसे में ये कानून बहुत ज़रूरी था। 1983 में पंजाब के क्षेत्र में भी एक इसी प्रकार का कानून लाया गया था, उसके लिए भी एक डिफरेंट कानून था, आर्म्ड फोर्सेस पंजाब एंड चंडीगढ़ स्पेशल पावर्स एक्ट। ये क्यों लाया गया? क्योंकि पंजाब में भी एक इंसर्जेंसी के हालात थे ड्यूरिंग द 1980s। पंजाब वाले आफ्स्पा में 2 एडिशनल पावर्स थी। तो नॉर्मल जो आफ्स्पा के सारे प्रावधान है वो हैं, उसके उपरांत 2 और एडिशनल पावर्स थी। पहला, पुलिस किसी भी गाड़ी को रोक सकती थी, उसकी जांच कर सकती है और उसे जब्त भी कर सकती है। अगर उसमें डाउट है कि कहीं हथियार या फिर कोई ऑफेंडर, मान लो कि कोई हिंसा करने वाला व्यक्ति उसमें ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है किसी गाड़ी में, तो किसी भी कार को रोककर उसे सर्च करके उसे जब्त भी किया जा सकता है। दूसरा पावर ये था कि अगर कहीं पर भी कोई भी लॉक, कोई चाबी उसकी देने से मना कर दे तो उस ताले को तोड़ा जा सकता है। चाहे आपके घर के अंदर कोई ताला हो, चाहे आपकी गाड़ी में कोई सूटकेस है उसका ताला है, तो अगर आप चाबी नहीं देते सर्च करने के लिए उसे, तो उस ताले को तुरंत तोड़ा जा सकता है। 1997 में पंजाब वाला आफ्स्पा भी विड्रॉ कर लिया गया था। अब आफ्स्पा जब से लागू है तब से उसके कई विरोधी रहे हैं। सिविल राइट्स
ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज हमेशा से कहते आए हैं, खास करके उत्तर पूर्व भारत में, कि आफ्स्पा एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी कानून है, क्योंकि ये केवल उत्तर भारत के एरियाज में लागू है। जहां पर नक्सलाइट मूवमेंट है वहां पर आफ्स्पा नहीं है। तो ऐसा क्यों है, क्यों ये भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है उत्तर भारत के लिए, उत्तर पूर्व भारत के साथ। एक बहुत ही फेमस केस था इरोम चानू शर्मिला का। तो ये एक ऐसी महिला थी जिनके भाई को गोली मार दी गई थी और उनके सैनिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बिकॉज ही वॉज प्रोटेक्टेड अंडर आफ्स्पा। तो उसके बाद से एक यंग लड़की इरोम चानू शर्मिला, इन्होंने भूख हड़ताल करी 16 साल की भूख हड़ताल इन्होंने करी इस कानून के खिलाफ। अगस्त 2016 में ये भूख हड़ताल इन्होंने तोड़ दी थी। लेकिन केवल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ही इसका विरोध कर रहे हैं ऐसा नहीं है। खुद सरकार के द्वारा बिठाई गई कई समितियों ने, कमिटीज ने काफी बार ये रिकमेंड किया है कि आफ्स्पा को विड्रॉ कर लिया जाए। 2005 में सरकार ने एक 5 मेंबर की कमेटी गठित करी जिसको हेड कर रहे थे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज बीपी जीवन रेड्डी। जीवन रेड्डी कमेटी ने यह सुझाव दिया सरकार को कि आप आफ्स्पा को हटा दीजिए, क्योंकि आफ्स्पा के लगे रहने के कारण उत्तर पूर्व भारत के लोगों को यही लगता है कि हमें टारगेट किया जा रहा है और वो भेदभावपूर्ण नजर आता है। उसके बजाय यूएपीए को थोड़ा सा अमेंड कर दो, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये भी काफी स्ट्रिक्ट कानून है। यूएपीए में थोड़ा सा संशोधन करके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, आफ्स्पा को हटा देना चाहिए। 2015 में फाइनली भारत सरकार ने कहा कि हम आफ्स्पा को नहीं हटा रहे। तो जो रिकमेंडेशन आया था जीवन रेड्डी कमेटी का, उसे सरकार ने नकार दिया। सेकंड एआरसी रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की जो रिपोर्ट है, उसकी जो 5वीं रिपोर्ट है, वो भी यही रिकमेंड करती है सरकार को कि आफ्स्पा को हटा देना चाहिए। कारण अगेन इन्होंने भी यही बताया कि उत्तर पूर्व भारत के लोगों के साथ ये भेदभावपूर्ण रवैया है, डिस्क्रिमिनेटरी एक कानून है और एलियनेशन कॉज कर रहा है। लोगों को भारत से, सरकार से, दूसरे हिस्सों से भारत के दूर कर रहा है ये कानून। तो ये इस तरह का एलियनेटिंग और डिस्क्रिमिनेटरी कानून हटा देना चाहिए। और अगेन यहां पर भी एआरसी में भी यही कहा गया कि आप यूएपीए को अमेंड कर दो और उसके अंदर कुछ वो पावर्स डाल दो जो अभी आफ्स्पा के अंदर दिए जाते हैं। और एक नई डॉक्ट्राइन होनी चाहिए पुलिसिंग और क्रिमिनल जस्टिस के लिए, और एक ऐसी गवर्नेंस जिसमें सभी को शामिल किया जाए, इंक्लूसिव अप्रोच टू गवर्नेंस। इसके बारे में एआरसी सुझाव देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ फैसलों में भी आफ्स्पा को पूरी तरह से नकार दिया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला 2016 में आया था, जुलाई 2016 में। उस फैसले में कोर्ट ने यह कहा कि आफ्स्पा किसी भी सैनिक को स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं देता। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। It does not matter whether the victim was a common person or a militant or a terrorist, nor does it matter whether the aggressor was a common person or the state. The law is same for both and is equally applicable to both. This is the requirement of a democracy and the requirement of preservation of the rule of law and the preservation of individual liberties. कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है सरकार को कि आप ये इम्यूनिटी जो देते हो कि किसी पर भी कोई भी गोली चला रहा है उसके खिलाफ केस नहीं हो सकता, ये इम्यूनिटी हटाने की जरूरत है। केस चल सकता है तो प्रोसिक्यूशन चल सकता है और ये प्रोसिक्यूशन चलना चाहिए। सरकार ये कहती है कि अगर इस तरह से केस चलने लगे तो हमारे सेना के जवान डिमोरलाइज हो जाएंगे, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि जो अभी जिस तरह से वो लॉ एंड ऑर्डर बना कर रख रहे हैं डिस्टर्ब्ड एरियाज में, उसमें काफ़ी मोराल में कमी आ जाएगी और वो देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन कोर्ट का ये कहना है कि नागरिक बंदूक के साए में नहीं जी सकते। इक्वली अनसेटलिंग एंड डिमोरलाइजिंग पिक्चर ऑफ अ सिटीजन लिविंग अंडर द फियर ऑफ द गन इन अ डेमोक्रेसी। तो कोर्ट ने सरकार के सभी दलीलों को यहां पर निरस्त कर दिया और ये कहा कि हर व्यक्ति जो हथियार लेकर चल रहा है, चाहे वो डिस्टर्ब्ड एरिया में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुश्मन है या शत्रु है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जो कार्रवाई कर रहा है उसे भी कानून के दायरे में रहना जरूरी है। और कई बार उत्तर पूर्व भारत में ये आरोप लगाए गए हैं कि आर्म्ड फोर्सेस एनकाउंटर कर देती हैं और वो एनकाउंटर में जो लोग मारे गए हैं वो टेररिस्ट नहीं थे, उनका हिंसा से कोई लेना देना नहीं था। तो इन एनकाउंटर्स की जांच हो, जिनमें आरोप लगाए जा रहे हैं, इन एनकाउंटर्स की जांच होनी चाहिए। किलिंग्स इन द डिस्टर्ब्ड एरिया बिकॉज द अलेजेड एनिमी इज अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। चाहे जिस पर भी आपने गोली चलाई है, हो सकता है कि वो हिंसा में शामिल भी रहा हो, लेकिन वो देश का नागरिक था। अगर नागरिक था तो उसे ये पूरा अधिकार है कि उसकी मृत्यु क्यों हुई या उसकी हत्या क्यों करी गई, उसके बारे में जांच हो। ये जांच का विषय है और उस व्यक्ति को भी आर्टिकल 21 के तहत सारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं। अब आफ्स्पा के अगेंस्ट तो हमने पॉइंट्स देख लिए, कुछ फेवर में भी देख लेते हैं। तो इंडियन आर्मी नहीं चाहती कि आफ्स्पा को हटाया जाए। मेन रीज़न यही है कि जो लीगल प्रोटेक्शन मिलता है जवानों को, सैनिकों को इन डिस्टर्ब्ड एरियाज में काम करने का, वो इन्हें कॉन्फिडेंस देता है कि इफेक्टिव तरीके से वो अपना काम कर सकें। अगर ये कॉन्फिडेंस उनसे छीन लिया जाए, अगर वो हर बार ये सोचने लगें कि अगर मैंने ये ट्रिगर दबा दिया और मेरे पर कल जीवन भर केस चलेगा या मुझे जेल हो सकती है, मुझे फांसी की सज़ा हो जाएगी, तो फिर वो अपना काम ठीक से नहीं कर सकता और ये देश की सुरक्षा और एकता को खतरा पैदा हो सकता है ऐसी कंडीशन में। तो कुल मिलाकर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को
प्रॉपरली काम करने के लिए ये आफ्स्पा का प्रोटेक्शन ज़रूरी है। आफ्स्पा के कवच के बिना हम हमारे सैनिकों को ये काम करने के लिए नहीं कह सकते। लेकिन एक बात और भी है, कई सारे रिटायर्ड आर्मी जनरल्स आफ्स्पा को हटाने की डिमांड कर चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ेंगे अखबारों में तो साल में 2 या 3 बार ऐसे एडिटोरियल ज़रूर आ जाते हैं जब कोई ना कोई रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बताते हैं कि आफ्स्पा क्यों नुकसानदायक है फील्ड में भी, मतलब उनके एक्सपीरियंस में आफ्स्पा ठीक नहीं है आर्मी के वर्क कल्चर के लिए। तो उस तरह के जो भी आर्टिकल्स आते हैं आपको उन्हें पढ़ना चाहिए, उनसे अगर कुछ ज़रूरी पॉइंट्स निकलते हैं तो उन्हें अपने नोट्स के साथ जोड़ लीजिए। अब अभी की सिचुएशन बता देता हूँ। तो नागालैंड सरकार अभी काफ़ी नाराज़ है आर्मी से, केंद्र सरकार से। तो नागालैंड की सरकार, हालांकि जो गवर्नमेंट है वहाँ पर वो बीजेपी की एलाई है, तो एनडीए के घटक दल में आते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने डिमांड करी है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम एसआईटी की स्थापना करी जाए 4 दिसंबर को जो हत्या हुई थी सिविलियंस की, उसकी जांच करने के लिए। और इन्होंने फॉर्मली केंद्र सरकार को एक लेटर भेजा है जिसमें ये बोला है कि आफ्स्पा को नागालैंड से हटा दिया जाए। गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट मेमो भी पास किया है कि इसको हटाया जाएगा। तो मतलब अपनी तरफ से जो कार्रवाई राज्य सरकार कर सकती थी आफ्स्पा को हटवाने के लिए वो उन्होंने कर दिया है, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन यहाँ पर केंद्र सरकार का होता है कि किसी एरिया को डी नोटिफाई करना है या नहीं। तो इसी के साथ ये लेक्चर हम समाप्त करेंगे। पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो भारत के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ लाइव पढ़ाते हैं, इनसे आप लाइव पढ़ सकते हैं आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर। इन सभी सब्सक्रिप्शंस में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो ऑप्शनल के कोर्सेज को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। कॉम्बो कोर्सेज भी हैं। और याद रखिए कि आज यानी कि 16 दिसंबर की रात को प्राइस हाइक हो जाएगा। इस प्राइस हाइक से बचने के लिए आप आज ही सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। डू चेकआउट द कोर्सेज, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सभी कोर्सेज ईएमआई पर अवेलेबल हैं। यू कैन गेट एन ईएमआई ऑप्शन फॉर अवेलिंग द कोर्स। मेरा अभी कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी ऑनगोइंग कोर्स है एनसीईआरटी में, हम डिटेल में एनसीईआरटी पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा जहां मेरे कोर्सेज की लिस्ट है, प्लस कोर्सेज की सारी लिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। हर बुधवार को नए बैचेस बनते हैं, तो आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन लें आप इन बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए और इससे आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में तैयारी करने को मिलेगी। हमारी फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनका फायदा उठाइए, प्रीलिम्स में अपना स्कोर बढ़ाइए। कोई भी फ्री कंटेंट अनलॉक करने के लिए महिपाल कोड का इस्तेमाल कर लेना, एवरीथिंग विल बी अनलॉक फॉर यू। आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स के लिए लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, यू कैन मेक यूज ऑफ दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।